So, good morning, all of you. So, today we will discuss the gist of acts. Okay, the acts which were made during East India Company rule. Okay, from 1773 to 1857. Okay, तो जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था कि चार इंपॉर्टेंट बैटल्स थे दैट बिकेम द कोज ऑफ ब्रिटिश एंट्री इनटू इंडिया। और वो चार इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन से थे? बैटल ऑफ करनाल, जो कि हुआ था 24 Feb 1739 बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है एंड ही प्लंडर्ड 70 करोड़ रुपीस, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड। ओके, सो इट मीन्स कि मुगल अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज हो गया था इसमें। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल वाज बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था 23 जून 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। इसमें सिराजुद्दौला की टीम हार गई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बैटल इज बैटल ऑफ पानीपत। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जैन 1761, जो कि हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, यानी अभी मराठास जो थे वो अथॉरिटी था जो कि ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर रही थी, तो अभी मराठास भी खत्म हो गए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट बैटल जिसके बाद ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार अभी हमारी एंट्री इजीली हो जाएगी इंडिया में, द बैटल ऑफ बक्सर 1764, जहाँ पे एक तरफ टीम थी भूखे नंगों की, मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी which was led by जनरल मुनरो। ओके, इसका रिजल्ट क्या था बैटल ऑफ बक्सर का? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद रखना है सर, जिसमें शाह आलम ने क्या दिया था सर? दीवानी राइट दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट का मतलब क्या है? राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड ट्राइंग द सिविल केसेस। और किन किन एरियाज के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, याद रखना है आपको। इन एक्सचेंज ऑफ 26 लाख पर एनम। और दूसरा इनको कौन सा राइट मिला था? निजामत राइट। ठीक है, याद रखना है आपने। किसने दिया था? निजाम उद्दौला ने। निजामत मींस राइट टू मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ 53 लाख पर एनम, which gave birth to the new phenomena called dual government। dual government का मतलब क्या है? पर्दे के सामने तो है आपके मुगल बादशाह, लेकिन पर्दे के जो पीछे हैं वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंडर थी। तो 1765 से लेके 1772 के बीच में चली सर आपकी डुअल गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स वगैरह थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, जब ये दोबारा अपने देश गए, ब्रिटेन में गए दोबारा, तो वहां के लोगों के बीच में एक जेलसी की भावना फैल गई कि अरे यार ये तो इतना सारा ब्राइब्स लेके आ रहे हैं, इतने सारे प्रेजेंट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात गवर्नमेंट तक पता चल गई। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना यार हम लोग इनके फंक्शंस को रेगुलेट करें। ओके, सो दैट गिव बर्थ टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, before that let me tell you the little bit background. Britishers came India as traders, as a East India company. In 1600 they got the exclusive right to trading in India under charter granted by the Queen Elizabeth I। Okay, just remember this name। किन की ट्रेडिंग करते थे? स्पाइसेस की, मसालों की, कॉटन की, साल्ट पीटर की, इंडिगो की, ओपियम की और टी की। ओके, 1765 they got the Diwani right, that is right to revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Odisha। okay, तो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होते हैं सर 1773 से। सबसे पहला एक्ट, इट इज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, फर्स्ट टाइम it recognized the political and administrative function of ईस्ट इंडिया कंपनी कि यार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी की ये हैं। और इसके लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखने के लिए अलग से एक बॉडी बनाई, जिस बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जो कि गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये देखेगी क्या? इसका काम क्या? सिविल अफेयर्स देखना, रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स। ओके,
It laid the foundation of central administration. Just remember this word, central administration. ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन कब लेट डाउन हुई थी, किस एक्ट में लेट डाउन हुई थी? द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, और उसके नीचे था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members. Okay, under this act led to the establishment of Supreme Court in Calcutta in 1774. First Chief Justice of India Eliza Impe, along with 3 other judges in Supreme Court. Okay, and from now onwards, servants and judges of East India Company would not take any bribes or presents. Okay, तो ये हमारा हो गया था सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट नाम से पता चल रहा है, रेगुलेट किया। किसको रेगुलेट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट किया। ठीक है, यानी कि अब उनके पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो कि वो डुअल गवर्नमेंट बन के एक तरह से धोखा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं यार, अभी आप धोखा दे रहे हो, एक अलग से हम लोग आपको क्या कहते हैं, आपको रेगुलेट करेंगे, आपके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आप ही के कोई अलग से मेंबर्स होंगे। ठीक है, और साथ में गवर्नर ऑफ बंगाल से हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे रहेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास रहेगा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी। ओके, उसको सलाह देने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए। ओके, तो ये था सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे चलते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है सर, ध्यान रखना सर, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आया था 1784 में। पहले एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी, जिसके कारण पिट्स एक्ट आया 1784। जैसे कि लिखा हुआ है, इट रेक्टिफाई द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेक्टिफाई माने सही करना, यानी पिछले में कुछ खामियां थी, उसको हमने सही किया, रिजॉल्व किया। दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखना, दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से फंक्शन रेगुलेट किए थे? पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी बताया रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हमने कौन से फंक्शन रेगुलेट किए थे? पॉलिटिकल और कमर्शियल। पॉलिटिकल, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में कहा कि अरे नहीं यार, अब इनके कमर्शियल फंक्शन भी रेगुलेट करो, और पॉलिटिकल फंक्शन तो ऑलरेडी हम रेगुलेट कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन, यानी कमर्शियल फंक्शन के लिए अब बना दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये देखो ध्यान देने वाली चीज है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले पॉलिटिकल फंक्शन देख रही थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख रही थी, सिविल अफेयर, रिवेन्यू अफेयर, मिलिट्री अफेयर। लेकिन अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि किसकी बॉडी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बंदों की बॉडी थी, उनको अभी कहा कि नहीं यार, अभी तुम ना कमर्शियल फंक्शन देखो। ठीक है, कमर्शियल फंक्शन समझ गए ना, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ वहीं तक ध्यान दो। जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसके लिए हम लोग अलग से एक बॉडी बनाएंगे जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। समझे सर, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, तो गवर्नमेंट होगी ना, कमर्शियल फंक्शन देखने के लिए अलग से होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी, और पॉलिटिकल फंक्शन देखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, एंड दिस इज नोन एज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। याद रखना, पेपर में पूछ लेगा कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किस एक्ट के दौरान आया? द आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी अब से पॉलिटिकल फंक्शन, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसके पहले फंक्शन थे पॉलिटिकल, रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर। ध्यान रखना सर। उसके बाद इस एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज को बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं, जो इन्होंने हथियाई हुई हैं, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अब से ये क्या है? ब्रिटिश पोजेशंस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन को भी कंट्रोल कर रही है और पॉलिटिकल फंक्शन को भी। तो दैट मीन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट बोथ। अरे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट कहां से आ गई यार?
डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? दो गवर्नमेंट चल रही है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही है, ठीक है। इसमें आप स्टेट सेंटर, अभी आप अपने इंडियन पॉलिटी वाला कंसेप्ट मत लगाओ। इसमें डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो गवर्नमेंट आप गवर्न कर रही हो, ठीक है। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में मत देखो। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी तो होगी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, ठीक है, यानी जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, और एक होगी आपकी ब्रिटेन वाली, ठीक है, जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेगी, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों को बोला गया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ओके। और पहली बारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। तो अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पॉलिटिकल फंक्शन पहली बार कब रेगुलेट किए? पॉलिटिकल फंक्शन पहली बार कब रेगुलेट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? 1773। पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन दोनों कब रेगुलेट किए? पॉलिटिकल भी और कमर्शियल भी दोनों कब रेगुलेट किए? 1784 में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। एक बच्चे की मैं ड्यूटी लगाता हूं, आप में से किस बच्चे की ड्यूटी लगाऊं जो कि ये काम करेगा कि गूगल में से 10 क्वेश्चन आपने, वो जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है हमारा, ठीक है, उसमें क्या करना है आप लोगों ने, ये एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक्ट से रिलेटेड, वो आपने पोस्ट करना है। कौन सा बच्चा करेगा ये काम? या ग्रुप में कर लो या मेरे को बताओ, जैसा भी है, कौन करेगा? सिर्फ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने, एमसीक्यूज जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं। है कोई बच्चा जो ये जोखिम उठाने को तैयार है? दो बच्चों की ड्यूटी लगाएंगे हम, एक बच्चा 10 लेके आएगा, दूसरा बच्चा भी 10 क्वेश्चन लेके आएगा, बस गूगल से सर्च वर्च करके। है कोई बच्चा? अरे बोल लो यार, इतना तो मुश्किल टास्क भी नहीं दिया तुम्हारे को। ओके, सारा की ड्यूटी लगी है एक तो, और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? हम लोग ना ऐसा टीम वर्क करेंगे यार, दैट्स वाई। इससे पता क्या होगा कि एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा आप भी करो, है ना। एक सारा होगी और दूसरा बच्चा कौन है यार? कौन है वो? समझदार, होशियार, जो अकाउंटेबिलिटी लेगा क्वेश्चंस पोस्ट करने की। क्वेश्चन खुद मत फ्रेम करो, उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्वेश्चन खुद फ्रेम करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा ना, कई बार जो एग्जामिनर का टेस्ट है वो आप उससे दूर हो जाओगे। समझे मेरी बात? जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, जो खुद फ्रेमिंग करनी है वो मैं कर लूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, जो पुराने एमसीक्यूज आए हुए हैं एक्ट से रिलेटेड, वो आपने फ्रेम करने हैं, वो आपने पोस्ट करने हैं। सॉरी, फ्रेम नहीं करने, फ्रेमिंग का काम आप मेरे पे दे दो, ठीक है। तो इसलिए बताओ पोस्ट कौन करेगा? एक तो सारा होगी और दूसरा, अरे जल्दी बोल दो यार, कोई भी बोल दो, इतने सारे बच्चे हैं। पारुल, पूजा, जोबनप्रीत, सुमन, कोई तो बोलो यार। क्या बात है, क्वेश्चन पोस्ट करने हैं यार, एमसीक्यूज ढूंढने हैं, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं करने किसी को, चलो कोई नहीं, सारा कर देगी। सारा आप जो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें कर देना पोस्ट, ओके, नो इश्यू, बाकी मैं कर दूंगा, ठीक है। एनीवेज, कम टू द टॉपिक। तो ये समझ में आया सर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आगे चलते हैं सर। और बिलीव मी सर, एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी, मेरे से लिखवा लो, पक्का आएगा, पक्का, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। 2-3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं सर। उसके बाद सर नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट। अभी सर चार्टर एक्ट शुरू हो गया 1793, उसके बाद आएगा 1813, देन 1833 एंड देन 1853, ओके, याद रखने हैं सर आपने। तो चार्टर एक्ट सबसे पहला पढ़ते हैं 1793, ठीक है। ये हर 20-20 साल बाद आते थे चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट की खास बात क्या है? इट ऑथराइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इस एक्ट में ये ऑथराइज कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई साहब आप अगले 20 सालों तक ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। यानी आप ही को अथॉरिटी है सिर्फ। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
to override his council, but this power is not extended to other governors। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या हुआ कि याद है हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी, एक बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी, 4 बंदों की बॉडी बनाई थी इसको असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। तो वो कह रहा है कि भाई साहब अभी आपको अथॉरिटी है कि काउंसिल कोई आपको कुछ सलाह दे तो आप उनको ओवरराइड भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो दिल है आप उसको चूज करो, ठीक है। लेकिन ये पावर बाकी गवर्नर्स को नहीं मिली, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज पावर टू अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, हु एक्ट एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इफ ही इज एब्सेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, किस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पावर है एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की, ठीक है, इन केस इफ ही इज एब्सेंट। तो आंसर इज चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ यही बात है कि इसमें अथॉरिटी मिलगी, अगले 20 साल तक आप ट्रेडिंग करोगे। दूसरी क्या बात है कि ओवरराइड कर सकते हो अपनी काउंसिल को। सपोज काउंसिल ने कुछ कहा कि भैया भैया चाय का ठेला लगवा दे पार्लियामेंट के बाद, तो उसने थप्पड़ मारा, नहीं चाय का नहीं लगवाना, हमने बियर का लगवाना, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ओवरराइड कर सकता है काउंसिल को, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि गवर्नर जनरल के पास अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अभी पावर है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की इन केस ही इज एब्सेंट, ठीक है, कहीं वो गया हुआ है घूमने फिरने, ठीक है, इन दैट केस। उसके बाद आता है सर 20 साल बाद 1793, उसके बाद 20 साल बाद 1813 चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो ट्रेड की मोनोपोली थी, जो कि मैंने आपको बताया कि मोनोपोली थी ना, अगले 20 साल तक मोनोपोली थी, वो कहते हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड की मोनोपोली थी वो तो अभी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। और जो टी ट्रेड और चाइना ट्रेड थी इसमें भी मोनोपोली रहेगी, ठीक है, चाय की ट्रेड में और चाइना की ट्रेड में मोनोपोली रहेगी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तीसरा पॉइंट ये है एजुकेशन के लिए उन्होंने ग्रांट दी 1 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर आपका, किस एक्ट के दौरान एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए ग्रांट दी 1 लाख रुपए? तो द आंसर इज चार्टर एक्ट 1813, ओके। In this act, they permitted Christian missionaries for promotion of moral and religious improvements, ठीक है, ताकि लोगों में सेंटीमेंट्स जगाए जाए क्रिश्चियनिटी के लिए, क्योंकि ब्रिटेन बेसिकली क्या है, ठीक है, वहाँ क्रिश्चियनिटी है, ओके। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के बीच में आप मोरल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट्स करो, सेंटीमेंट्स जगाओ, ठीक है, ताकि ये लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं। समझे मेरी बात? ताकि इनका जो माइंड सेट है, ओके, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जाए और ये हमें सपोर्ट करें बेसिकली। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ट्रेड मोनोपोली जो इंडिया के साथ थी, एक सेकेंड यार, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सॉरी यार, इसमें ना एक्चुअली मार्क नहीं किया हुआ, एक कुछ गड़बड़ी है इसमें। ये है एक्चुअली ट्रेड मोनोपोली जो इंडिया के साथ थी ना वो खत्म हो गई थी इसमें, ठीक है, याद रखना ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी। यहाँ ना एक्चुअली क्रॉस मारना था तो वो मेरे को लग रहा है कि स्लाइड में हट गया होगा अपने आप, जो भी सिस्टम की वजह से। तो ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ खत्म हो गई थी, याद रखना। जो ट्रेड मोनोपोली 1793 में थी ना कि अगले 20 साल तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, वो 1813 में मोनोपोली खत्म हो गई थी। लेकिन टी ट्रेड और चाइना की ट्रेड की मोनोपोली थी कि चाइना में ट्रेड कर सकते हो और टी ट्रेड कर सकते हो, उसमें मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, याद रखना। एजुकेशन ग्रांट दी 1 लाख रुपए और क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन दी कि आप मॉरल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट करवाओ, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आने शुरू हो गए थे इंडिया में, ओके। तो ऐसे पूछ लेगा क्रिश्चियन मिशनरीज कौन से एक्ट में उनको ऑथराइज किया कि आप इंडिया में जा सकते हो? सो द आंसर इज चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। उसके फिर 20 साल बाद 13 जमा 20 33, ठीक है, चार्टर एक्ट आया 1833, ओके। दिस एक्ट इज नोन एज सेंट हेलिना एक्ट, याद रखना सर आपने इसका नाम। दिस एक्ट इज नोन एज सेंट हेलिना एक्ट, कई बार आ गया। और इस एक्ट में हुई सर आपकी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है सर? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या बन गया सर? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। इसको याद करने का ये तरीका है, अगर 3 है ना, 3 को अगर हम स्प्लिट कर दें तो इस तरह बनता है ना, 3 तो पूरा ऐसे बनता है ना, और 3 को हम स्प्लिट कर दें तो ऐसा बनता है, उल्टा सी बनता है, ठीक है। और इसको ऐसे कर दें तो सी बनता है। तो सी से याद रखना 2 बार सी है,
इसमें 33। तो सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, आपसे पूछ लेगा सेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट में हुई, 1833। अच्छा आपसे मैं पूछूं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब हुई, कौन से एक्ट में हुई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में हुई, सेंट्रलाइजेशन 1833 में हुई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अरे यार ये मक्खी बड़ा परेशान कर रही है, 1773 में। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये देखो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, 1773 में हमने पढ़ा था ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी, यानी एडमिनिस्टर किया सेंटर ने, ठीक है, वो सेंटर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एक फाउंडेशन लेट डाउन हुई थी अभी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन कब हुई, ये हुई सर आपकी 1833 में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, 3 को अगर स्प्लिट कर दें तो सी बनता है, उस 33 में सेंट्रलाइजेशन है, याद रखना ऐसे, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मींस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से भी क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, शॉर्ट फॉर्म में बता दो खाली, पूरा मत लिखो, या पूरा लिखना पूरा लिख दो, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। बच्चों को एक्चुअली थोड़ा सा डाउट रहता है, बेंटिक हेस्टिंग थोड़ी गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आपको ये नाम जरूर याद रहे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, ठीक है। इसके पास आ गई सर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या, कोई बताएगा एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या, एनीवन, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या, एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या, बिल्कुल सही जवाब, ओनली ही हैज द पावर टू मेक लॉज, ओके। एक्सक्लूसिव मतलब इसी के पास ही है ना, लेजिस्लेटिव पावर कानून बनाने की, ठीक है, किसके पास थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, याद रखना, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लॉज वर नोन एज रेगुलेशन, सॉरी, पहले क्या था, जो कानून थे उनको क्या कहते हैं, जो कानून थे उनको रेगुलेशंस बोलते थे, ठीक है। लेकिन अभी से क्या बोलना शुरू हो गए, एक्ट्स बोलना शुरू हो गए। तो आपसे पूछ लेगा कि एक्ट्स कब बनने स्टार्ट हुए, 1833 में, ठीक है सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई, कमर्शियल बॉडी ना रह के ये सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। इस एक्ट में और क्या खास बात है, ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ओपन कंपटीशन रख दिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे मेड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, कोविनेट सिविल सर्विसेज बाय नॉमिनेशन, कोविनेटेड सिविल सर्विसेज बोलते थे, सीसीएस आपको पता हो अगर हम, ठीक है। तो अभी जो इनकी अपॉइंटमेंट होती थी नॉमिनेशन, अभी तो जैसे क्या है, अभी तो हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, नॉमिनेट करते थे कि हाँ यार सिविल सर्विसेज में इस बंदे की भर्ती होगी, ठीक है। और जो चाइना के साथ मोनोपोली थी ये होगी सर अभी खत्म, चाइना के साथ ट्रेडिंग होगी थी खत्म, ठीक है। अब पेपर में ये नहीं पूछेगा आपसे कि अटेम्प्ट हुआ था बट हुआ नहीं, आपसे ये पूछेगा कि ओपन कंपटीशन किस एक्ट में आया, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1833 में आया, ठीक है। इवन की ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, अगर आप लास्ट 10 ईयर एमसीक्यूज देखोगे, ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स किस एक्ट में आया, द आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, दिस एक्ट इज नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। सेंट्रलाइजेशन हुई, मैंने आपको बताया इसको याद रखना है आपने, 33 का उल्टा करो तो सी बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके पास एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव पावर थी, और इसके नीचे जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे उनके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, ठीक है। लॉज जो कि पहले रेगुलेशंस बोलते थे, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना होगा, लेकिन अभी एक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, पहले रेगुलेशन बोलते हैं अभी एक्ट्स बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यहाँ आपने देखा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद है ना, भूले तो नहीं,
अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, तो इसलिए दे मेड अपॉइंटमेंट ऑफ सीसीएस बाय नॉमिनेशन, ये चीज ध्यान रखना है। और चाइना के साथ जो ट्रेड की मोनोपोली थी, जो कि आपने देखा होगा 1813 में हमारी, पहले तो इंडिया के साथ मोनोपोली गई और 1833 में हमारी चाइना के साथ भी मोनोपोली होगी खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1853। तो सर जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, 33 को अगर हम स्प्लिट कर लें, ठीक है, तो उसको उल्टा करें तो ये बनता है सी। ठीक है, सिमिलरली अगर 53 को हम स्प्लिट करें, 53 को स्प्लिट करें और इसको सीधा करें, ये क्या बनता है, 5 के ऊपर वाले हिस्से का क्या बनेगा, एल, और नीचे वाले का क्या बनेगा, सी। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। कितने बंदों की बनी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, 4 बंदों की। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी कब थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी कब थी, 1773। वेरी गुड। सेंट्रलाइजेशन कब हुई थी, जल्दी से बताओ, सेंट्रलाइजेशन कब हुई थी, अरे 1833। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब हुई थी, 1773। ये 1834 कौन बोल रहा है भाई, 1773। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी, 1853 में। 53 का आपने याद रखना है, 5 को अगर हम स्प्लिट करें, 5 का ऊपर वाले हिस्से का एल और नीचे वाले का सी, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, अभी एक नई बॉडी बनी है 53 एक्ट में। ठीक है, इसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड दिस बॉडी, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, इट एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, एक मिनी पार्लियामेंट थी। आपसे पूछ लेगा कितने मेंबर्स की बॉडी थी, ये इसमें 6 मेंबर्स थे सर, 6 नए मेंबर्स थे। ठीक है, अभी क्या हो गया सर, पहले आपने देखा कि ओपन कंपटीशन था फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अभी हो गया सर फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, की भैया सिलेक्शन के लिए भी कंपटीशन एग्जाम रखेंगे हम लोग और रिक्रूटमेंट के लिए भी एग्जाम रखेंगे। ठीक है, अभी आपने, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले जो डायरेक्टर्स थे, जो अपॉइंटमेंट थी उनकी, वो नॉमिनेशन से ही हो रही थी। ठीक है, तो लेकिन अभी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में ओपन कंपटीशन रख दिया। ठीक है, आपसे मे भी पूछ भी सकता है कि किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, मैकॉले कमेटी ने दी थी 1854 में, आईसीएस के ऊपर बनी थी, यानी इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर बनी थी। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे दी थी। ठीक है, पहले देखो सर, जो आपकी एज का क्राइटेरिया था कितना कम था, 21 साल, तो अभी कितना कर दिया, 21 से 24 साल, अभी 32 है ना। तो याद रखो, देख लो सर उस टाइम मतलब बच्चों की क्या मेच्योरिटी लेवल होगा है 21 साल में। और अभी तो आप लोगों को इतने सारे अभी तो 21 साल के बच्चे को पूछ लो ना, किसी को पता भी नहीं होता सिविल सर्विसेज के बारे में। तो आपको याद रखना है मैकोले कमेटी 1854 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर बनी थी, कि एज की रिलैक्सेशन दे देंगे, अभी 24 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, इट फर्दर एक्सटेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल अंडर ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन बट नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड। सर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जितने भी एक्ट थे 1793 से हमने जब पढ़ा था, ये देखो 20 साल तक एक्सटेंशन दे रहे थे। ठीक है, 20 साल तक एक्सटेंशन, 20 साल तक एक्सटेंशन, फिर 20 साल तक। लेकिन 53 के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है एक्सटेंड करते हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि कब तक करेंगे। ठीक है, so this is the clearly indication that East India Company rule could be terminated at any time. So they may ask you this question कि फर्स्ट टाइम इंडिकेशन कब मिली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वुड सून बी टर्मिनेट एट एनी टाइम, सो द आंसर इज 1853। ओके, याद रखना, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन कंपटीशन सिलेक्शन के लिए सिर्फ हुआ था 1833 में, लेकिन ओपन कंपटीशन सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों के लिए हुआ था 1853 में। याद रखना है सर आपने। और किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसके लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, मैकुले कमेटी 1854 में। ठीक है, ये सर हो गए सर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जितने भी एक्ट्स थे। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट आए। 1773, 1784,
उसके बाद चार्टर एक्ट शुरू हो गए 1793, 1813, 1833, 1853, 6 एक्ट हो गए, ठीक है, 6 एक्ट हो गए। उसके बाद आपका 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है। उसके बाद आपकी 1858 में हुई क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन, और उसके बाद शुरू हुआ सर आपका क्राउन रूल यानी ब्रिटिश रूल, ठीक है। उसमें कौन से एक्ट्स आए वो हम पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पहले बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ये ऐसे समझ आ रहा है, मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है या पैराग्राफ वाली फॉर्म में लिखा जाए? मैंने जानबूझ के ये हाइलाइट्स किए हैं वर्ड्स, ताकि आप लोग उन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को एग्जामिनर जो है वो मैनिपुलेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर यकीन नहीं होता, तभी मैं आपको इसलिए कह रहा था कि लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर कोई बच्चा व्हाट्सएप कर दे या जो भी ग्रुप में डालना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। और ठीक है, आपने नहीं करना तो वो आपकी इच्छा। तो सारा की ड्यूटी लगी है, सारा क्वेश्चंस जरूर आपने एक्ट्स के भेजने हैं, याद से बेटा, ठीक है, भूलना मत। तो आगे चलते हैं सर हमारे एक्ट्स जस्ट ड्यूरिंग क्राउन रूल, जो कि मैंने आपको बताया 1858 से 1947 के बीच में। हाँ यार, वो क्रॉस का साइन नहीं डाला ना, वो मे बी नहीं, मैंने डाला था एक्चुअली, इसमें पता नहीं कैसे सॉफ्टवेयर में शायद उड़ गया या जो भी है। मैं जो आपको पीपीटी सेंड करूंगा ना, उसमें डाल के भेजूंगा, ठीक है। देखो सर, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म हो गया सर। अभी के एक्ट्स जो आएंगे उनका जो नाम शुरू होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, आपको याद हो, सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आया सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद कौन आया सर? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया जब क्या हुई हमारी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी देख लेते हैं पिछला याद है कि नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना और कब बना? लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है, जो कि कब बना आपका 1773 में, ठीक है, याद रखना सर आपने। इस तरह से ना सीक्वेंस बनाओ, आपको याद रहेगा। उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन बना? कौन बना वो तो बता दो यार। बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। कब बना? कब बना? वेरी गुड, 1833 में, ओके। तो याद रखना। ये 34 वाला कौन है बच्चा? वो मिस्टेक हो रही है क्या बार बार? 4 की जगह 3 तब जा रहा है क्या? चलो एनीवेज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद अभी क्या बनेगा सर आपका? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय बन गया इंडिया का, ठीक है। तो ये कब बना? लॉर्ड कैनिंग बना सर। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाना है आपने। एक्चुअली इसका माउस प्रॉपर काम नहीं करता, अदरवाइज बहुत मजा आता, ठीक है। चलो एनीवेज, लॉर्ड कैनिंग बना 1858 में, ओके। So, as I told you, this act is also known as Act for Good Government of India, क्योंकि यार 1857 में लड़ाई हुई थी, उन्होंने, अंग्रेजों ने खूब थप्पड़ मारे थे हमारे जो लोकल राजा वगैरह थे, ठीक है, उनको बहुत मारा था। तो उसके बाद इनको लगा अरे यार इस तरह का युद्ध दोबारा ना हो जाए, तो इनसे सॉरी वोरी मांग लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन मैंने इसमें डालनी थी, बट इसमें है नहीं। चलो एनीवेज, मैं आपको जो पीपीटी सेंड करूंगा उसमें क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन डाल दूंगा कि उसने क्या बोला था, ठीक है। उसने बेसिकली सिंपैथी जताई थी कि अरे यार हमने आपको मारा, बहुत गलती हुई है, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से है। अभी आप लोग क्राउन रूल के अंदर आ रहे हो, अभी आपको कोई डरने की बात नहीं है, अभी रानी साहिबा आपका ख्याल रखेंगी, ठीक है। सो दिस एक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई साहब अभी आपका हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर गवर्नमेंट टेरिटरीज revenues to the British Crown,
अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल हुआ खत्म, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या बन गया सर, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन गया, और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना लॉर्ड कैनिंग, ओके। अभी सर डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाला वो काम खत्म हो गया, याद है ना। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कब आया था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कब आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों कब बने थे, 1784, वेरी गुड, ठीक है। तो आपसे इस तरह पूछ लेगा एंड कब हुआ, 1858 में, याद रखना सर। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों हो गए खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो गया और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया, याद रखना सर आपने, छोटी छोटी बातें। अभी सर एक नया बंदे को बनाया इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसका नाम था, आपसे पूछ लेगा पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बना, एडवर्ड हेनरी स्टैनली, ठीक है। ये मेंबर था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ठीक है, वहां बैठता था उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके लिए अलग से बॉडी बनाई काउंसिल ऑफ इंडिया की, एक एडवाइजरी बॉडी बनाई 15 मेंबर की, ठीक है, जो कि बाद में अबॉलिश भी कर दी थी, तो इसलिए आपको साथ ही लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे, 1935 में अबॉलिश भी कर दी थी ये एडवाइजरी बॉडी। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये बना, साथ में इसको असिस्ट करेगी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके नीचे कौन होगा सर, इसके नीचे होगा वाइस रॉय, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और नीचे इसके वही दो भूखे नंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ दूसरा कौन सा था, गवर्नर ऑफ मद्रास, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस था। ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 15 मेंबर की बॉडी थी, इस तरह से ना डायग्राम बना लेना साथ में ना, तो आपको याद रहेगा। ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 15 मेंबर की बॉडी थी, इसको असिस्ट कर रही थी, याद रखना, ठीक है सर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे कि लिखा हुआ है, ही हैज द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में बैठा हुआ भाई साहब, इंग्लैंड में बैठा हुआ मजे ले रहा है, और हमारे ऊपर इसने कंट्रोल किया हुआ है। और ये था कौन, ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा था, याद रखना। और किसको रिस्पॉन्सिबल था, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आपको याद रखना है। दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ 1858 एक्ट का। जैसे कि मैंने आपको बताया 57 में थप्पड़ मारे थे इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सहानुभूति जताई कि अरे भैया इस तरह नहीं करना, और उसके बाद इन्होंने जैसा कि इस एक्ट में बोल दिया है कि भाई साहब दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको लगे कि नहीं यार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए बढ़िया है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा तामझाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल हो गया खत्म, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का शुरू हो गया। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि अभी से क्राउन रूल के एक्ट्स आएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, अपनी गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रिवेन्यूज वगैरह सारा कुछ ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और पहला बना लॉर्ड कैनिंग। डबल गवर्नमेंट सिस्टम अभी खत्म हो गया जो कि 1784 में शुरू हुआ था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली कहानी होगी खत्म। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नया बंदा बिठाया जिसका नाम क्या था, एडवर्ड हेनरी स्टैनली। ये इंग्लैंड में बैठता था भाई साहब, मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इसको असिस्ट करने के लिए 15 बंदों की एक बॉडी बनाई, काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका नाम था, ठीक है, क्योंकि अबॉलिश होगी 1935 में, याद रखना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसके पास पूरी अथॉरिटी थी और कंट्रोल था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद सर आगे चलते हैं हम लोग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये देखिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सर। मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइजेशन कब बनी थी, सेंट्रलाइजेशन कब मैंने याद है ना, इसको ऐसे बताया था, 33 को स्प्लिट किया था हमने, तो सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और 53 को स्प्लिट किया था तो क्या बन गई थी, 53 का 5 को स्प्लिट किया था तो क्या बन गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अभी हम 1861 आया, 1861 को 6 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इस तरह याद रखना है क्योंकि कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रलाइजेशन किसमें आई थी, डिसेंट्रलाइजेशन किसमें आई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किसमें आई थी, यही चीजें हैं सर ध्यान देने योग्य, ओके। हाँ, तो देखते हैं सर इंडियन काउंसिल एक्ट की खास बात क्या थी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट सर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो यही है ना कि नीचे वालों को भी
पावर मिल जाएगी। तो अभी हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है कि नहीं है, बताओ। इतनी तो पॉलिटी पढ़ी ली होगी, इतना तो पता ही होगा। हाँ है, बिल्कुल सही बात है ना। हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, 2 टायर है या 3 टायर है? 2 टायर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, 3 टायर है? 3 टायर है, वेरी गुड, है ना। सेंटर, स्टेट और लोकल। लोकल में आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आ गई। ओके, तो अभी वही कहानी इन्होंने क्या की, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। याद है अभी मैंने पीछे बताया आपको, ये बताया था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऊपर है, काउंसिल ऑफ इंडिया इसको असिस्ट कर रही है, 15 मेंबर की बॉडी, नीचे वाइस राय ऑफ इंडिया और नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव पावर इसी के पास थी, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन अभी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो ये जो बेचारे नीचे रह गए थे, इनको भी अभी लेजिस्लेटिव पावर मिल गई है। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन यानी सेंट्रलाइजेशन में एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ गई थी? 1833 में आई थी। ठीक है, किसके पास आ गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। गवर्नर जनरल जो कि इंडिया बन गया था। ठीक है, अभी डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, यानी रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो इस तरह से ना लिंकेज जरूर याद रखना सर। जैसे आप नया कुछ कर रहे हो तो उसका पिछला भी पता होना चाहिए। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन 61 में ही है, तो सेंट्रलाइजेशन कब हुई थी? 1833 में। ठीक है, 1833 में हुई थी, तो 1833 में हमें ये बात याद रखनी है कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही सिर्फ एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर थी, और डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी दोबारा से रिस्टोर कर दी। ओके, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई बंगाल में, 1862 में बनी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में 1866 में बनी, और पंजाब में 1897 में बनी। ठीक है सर, ध्यान रखना है आपको। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी कहाँ पे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में और पंजाब में। ये सन जरूर याद रखना सर, 62, 66, 97। ठीक है, अभी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के पास ही is empowered to make rules and orders for business in council। ठीक है, इसको पावर है सर, ये पावर है जो भी रूल्स वगैरह बनाने, जो भी ऑर्डर वगैरह देने, ये जो काउंसिल्स बनाई हैं, ठीक है, जो भी उनका काम धंधा है ये सब बताएगा। ठीक है, ये सब रूल वगैरह सेट करेगा कौन? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, याद रखना है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम? वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने पोर्टफोलियो, इसमें था क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली कैबिनेट में कुछ मेंबर्स का पोर्टफोलियो चेंज कर दिया ना। जैसे सपोज करो स्मृति ईरानी का एचआरडी मिनिस्ट्री में थी, ठीक है, और तो उसके बाद फिर उसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कर दिया। मतलब पोर्टफोलियो चेंज कर दिया उसका, समझ गए? पोर्टफोलियो समझ गए कि उसको तेरे को पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दे दिया, तू एजुकेशन संभाल, तू एचआरडी संभाल, तू पेट्रोलियम संभाल। ठीक है, समझे मेरी बात? तो वाइस राय ऑफ इंडिया ने इसमें हाँ, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मेंबर्स हैविंग डिफरेंट पोर्टफोलियो, किसी का एचआरडी है, किसी का टेक्सटाइल है, किसी का पेट्रोलियम है, जो भी है, दे आर ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। ठीक है यार, अभी तेरे को ये पेट्रोलियम वाला दे दिया, तेरे को एचआरडी वाला दे दिया, तुम लोग अपना अपना एरिया देखो। ठीक है, सारा बर्डन मेरे पे पाने की जरूरत नहीं है, समझे मेरी बात? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मेंबर्स हैविंग डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। दूसरी चीज, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस समझते हो आप लोग? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इज नॉट अ लॉ बेसिकली। ऑर्डिनेंस समझते हो कौन से आर्टिकल में है? जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल नंबर 123, वेरी गुड। ठीक है, और गवर्नर किस में कर सकता है? आई थिंक 213 है शायद, 213 ना, याद है हल्की हल्की ना, पॉलिटी कहीं सबकॉन्शियस माइंड में। एनीवेज, सो वाइसरॉय इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, यानी विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी भी यही होता है, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट इशू कर सकता है।
ऑर्डिनेंस है ना। इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये एक चीज याद रखना, एमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अनुमति के, ठीक है, बिना उससे सलाह मशवरा किए। और उसकी वैलिडिटी कब होगी, मैक्सिमम उस ऑर्डिनेंस की, यानी कि जो कानून बना नहीं है अभी, ऑर्डिनेंस है, ठीक है, हिंदी में पता नहीं यार क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेंस को मेरे को दिमाग से निकल रहा है, अधिवेशन बोलते हैं शायद, अधिवेशन बोलते हैं, am I राइट? अधिवेशन ही बोलते हैं ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश, ओके, अध्यादेश बोलते हैं, ओके, अध्यादेश, हाँ, अच्छा चलो ठीक है, अध्यादेश बोलते हैं। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 महीने। अभी कितनी है, अभी जो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसकी कितनी है, एनीवन? एक सेकंड, मेरे को कॉल आ रही है, पता नहीं कौन लोग हैं। सिक्स मंथ्स, ओके। तो इसमें यार मेरे को डाउट है, मैं 6 महीने तो नहीं है यार, मेरे हिसाब से कम है, मेरे हिसाब से कम है, शायद मैं भी गलत भी हो सकता हूँ मैं, आई डोंट नो। चलो एनीवेज चेक करना, मैं भी चेक करूंगा, ओके। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के कैन इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने अभी, सर ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किए 3 नए मेंबर, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये चीज याद रखो सर, मेन 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर इंट्रोड्यूस किए अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। सर इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, याद है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी, 53 में बनी थी, ठीक है। कितने मेंबर्स की बनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद हो अगर आपको? 6 बंदों की, ठीक है। अभी 3 बंदे नए, अभी 6 बंदे ऑफिशियल थे, अभी 3 बंदे नॉन ऑफिशियल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 6 3 9 हो गया अभी, ठीक है। तो यानी वाइस राय ने 3 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए हैं नॉन ऑफिशियल। तो ये पूछ सकता है कि पहली बार इंडियन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब इंट्रोड्यूस हुए, 1861 में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, नए 3 मेंबर उसने नॉमिनेट किए हैं, इलेक्ट नहीं किए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है सर, कई बार ना वो इलेक्ट लिख देता है कि भाई साहब उनका इलेक्शन हुआ था ना, नॉमिनेट अपनी मर्जी से। और इनकी ना सेटिंग थी राजा वाजा लोगों से कि राजा बनारस कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को ब्रिटेन में भेज देंगे, 4 महीना मसाज करवा के आना, ठीक है। महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव, ओके। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये था सर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दोबारा से पढ़ लेंगे। 1861 आपको ऐसे याद रखना है, 6 को सीधा करो तो डी बनता है, ठीक है। डी माने डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो नीचे वाले आपके गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी जो कानून बनाने की पावर थी, वो दोबारा से रिस्टोर कर दी गई, ठीक है। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लाएगी, कहाँ पे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और पंजाब, तीनों, ठीक है, 1862, 66, 97। और वाइस रॉय ऑफ इंडिया के पास अब पावर है टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर बिजनेस इन काउंसिल, जो भी काउंसिल बनाई है उसने, उसमें जो भी बिजनेस जो भी काम धंधा करना है, ये रूल वगैरह, ऑर्डर वगैरह, ये सब देगा, ठीक है। वाइस रॉय ने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम, कब किया, 61 में, ठीक है। इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, और बिना उसकी क्या कहते हैं अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसके सुझाव के हैं, उसकी सलाह के बिना, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 महीने मैक्सिमम, ये याद रखना सर। और वाइस रॉय ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किए 3 नए मेंबर, नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट किए, नॉमिनेट इलेक्ट नहीं किए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। आगे चलते हैं सर हम लोग। उसके बाद आया सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सर। अब वाइस रॉय, इस एक्ट में इंपॉर्टेंट सिर्फ एक दो चीजें हैं, वो ये है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उसकी बनी थी, कितने मेंबर्स हो गए थे अभी, कितने मेंबर हो गए थे अभी पीछे, कितने मेंबर, 9, ठीक है ना, 6 जमा 3 9। तो अभी उसने
नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिए। और मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इंडियन लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि ना अभी कांग्रेस बन चुकी थी, 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी, आपको पता हो 1885 में कांग्रेस बनी थी, याद है ना सभी को, ठीक है। तो अभी 92 में आया तो कांग्रेस भीख भीख मांगने लगी थी कि यार हमारी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो करवाओ, एंट्री करवाओ। तो उन्होंने भी लॉलीपॉप दे दिया। वो लॉलीपॉप क्या था, नॉन ऑफिशियल मेंबर दोबारा से इंक्रीज कर दिए, और ये मेंबर नॉमिनेशन से हुए हैं, इलेक्शन से नहीं हुए, याद रखना, नॉमिनेशन हुए, नॉमिनेशन। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई चेंज नहीं है, वो वैसी की वैसी पड़ी है। कितने मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अभी वो वैसी की वैसी पड़ी है, उसको कोई छेड़ा नहीं। कितने मेंबर है, 4, ठीक है, याद रखना है। अभी मेंबर्स के पास जो उनसे मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ये राजाओं बनारस, ये महाराजाओं पटियाला, सर दिनकर राव, और ये जो नए न्यू नॉन ऑफिशियल मेंबर, आपको सारों के नाम नहीं याद रखने, सारों के करने बैठोगे तो भाई साहब पागल हो जाओगे। बस आपको इतना याद रखना है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अभी इंक्रीज किए हैं बाय नॉमिनेशन, ये चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है। अभी जो मेंबर्स हैं ये सारे, ये जो इंट्रोड्यूस किए हैं नॉन ऑफिशियल, ठीक है, इनके पास पावर है सिर्फ डिस्कस करने की बजट। भाई सरकार ने बजट पेश कर दिया, आपको सिर्फ डिस्कस करना है, ठीक है। बस आप हाँ में हाँ मिला लो, कुछ बोल लो, बस इतनी की बात है और ज्यादा कुछ नहीं है। एक सेकेंड यार, ठीक है सर। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया सर, इतना ही है बस, इसमें दो चीजें हैं, एक तो नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज किए बाय नॉमिनेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई चेंज नहीं, और दूसरा मेंबर्स के पास पावर है ओनली डिस्कस द बजट। देखो डिस्कस को मैंने हाईलाइट किया हुआ, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, सवाल ववाल नहीं पूछ सकते। भाई तूने एजुकेशन में सिर्फ 2% दे रहा है तू जीडीपी का, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1% दे रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे नहीं दे रहा बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चनिंग नहीं, सिर्फ डिस्कस करना है भाई, फालतू जुबानबाजी नहीं चलानी, ठीक है। उसके बाद आया सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उसके बाद आया सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। दिस एक्ट इज नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। ये सर याद रखना आपने। ओहो, ये क्या हो गया, दिस एक्ट इज नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। अब मोरले मिंटो इसका नाम क्यों रखा गया, ये जो मोरले था ये था सर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद है, हमने बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब आया था, कौन से एक्ट में आया था, जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। 18 1858, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो मिंटो है ये बना, ये वाइसरॉय है, ठीक है। इनके नाम पे बना तो इसलिए इस तरह से वो जुगलबंदी होती थी, मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अभी आएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया सर 1909, ठीक है। दिस एक्ट इज नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोरले था और मिंटो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वही जो वाइसरॉय के अंदर थी, ठीक है, उसमें मेंबर्स जो 16 थे, तो वो अभी हो गए सर 60, अभी 60 हो गए, यानी ऑफिशियल मेजोरिटी आ गई है, ठीक है। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे ये यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब किसी प्रोविंस में कितने मेंबर, किसी में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी, ठीक है, याद रखना है। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो कि वाइसरॉय के अंडर थी, उसमें तो 60 ऑफिशियल मेंबर डाल दिए, ऑफिशियल मेजोरिटी होगी, ठीक है। लेकिन जो प्रोविंसेस में थी ये यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म, तो इसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। याद है ना, प्रोविंसेस बनाए थे हम लोगों ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, पंजाब बनाया था, ठीक है, और कौन सा बनाया था, 3 बनाए थे ना, हाँ, बंगाल बनाया था, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, ठीक है। इसके इन प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस है बेसिकली, ठीक है। इन प्रोविंसेस में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 60 कर दी गई, ऑफिशियल मेजोरिटी कर दी गई, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 इससे पहले वाले में 92 में क्या पावर थी, पावर ओनली टू डिस्कस द बजट, सिर्फ बजट डिस्कस करना है कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, आपने जीडीपी में इतना कम क्यों कर दिया, बढ़ा क्यों दिया, ठीक है, इतनी कहानी। लेकिन 1909 में नाउ मेंबर्स कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है भाई, इससे ज्यादा नहीं, और उसका भी जवाब देंगे, वो उनकी मर्जी थी, ठीक है।
ये नहीं कि दीपांशु सर सर ये भी बता दो ये भी बता दो, ऐसा नहीं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, बस सिर्फ एक कि हाँ बेटा ये समझ आया उसका। यार एक सेकंड होल्ड करोगे, एक सेकंड होल्ड करोगे, एक सेकंड, जस्ट होल्ड करो सेकंड। 2021 चल रहा है सर, अब मतलब 2021 चल रहा है मतलब, अच्छा कि अभी ऐसा नहीं होगा अभी, हाँ वो तो मेरे को पता 2021 चल रहा है। तो बात उस टाइम की हो रही है ना कि उस टाइम क्या सीन था कि नाउ ऑनवर्ड्स मेंबर कैन आस्क, आप तो पूछ सकते हो सर, बहुत अच्छी तरह पूछ सकते हो। सो मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन, ठीक है, रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं और सो ऑन, ठीक है, लेकिन एक ही सवाल पूछ सकते हो। और पहली बार ऐसा हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम वाइस रॉय ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला बंदा इंडियन इंट्रोड्यूस हुआ और जिसका नाम था वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। देखो अभी तक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहे थे, ये जो कर रहे थे ना महाराजा पटियाला सर दिनकर राव, ठीक है, ये नॉमिनेट किए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इनमें ये छोटी मोटी वाली बंगाल नॉर्थ वेस्ट बंगाल नीचे वाली में, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी पहली बार वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो कर दिया इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें अभी तक 4 मेंबर्स थे, ठीक है, उसमें पहली बार एक इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर था, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, दैट इज मुस्लिम मेंबर्स इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम, मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही इलेक्ट करेंगे सिर्फ, ये चीज ध्यान रखना। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब आई, 19 नॉट, दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज कम्युनल एक्ट, याद रखना किस एक्ट को कम्युनल एक्ट बोलते हैं, 1909। यानी मैं अगर बोल दूं कि हिंदुओं को सिर्फ हिंदू ही वोट देंगे, मुसलमानों को मुसलमान देंगे, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन ही देंगे, ठीक है ना, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उस चीज को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मुस्लिम मेंबर वुड ओनली बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम, ठीक है, दैट इज दिस एक्ट इज लीगलाइज द कम्युनलिज्म, याद रखना सर। दैट्स व्हाई मिंटो वाइसरॉय था जो इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, ठीक है सर, याद रखेंगे। ये समझ में आया, 1909 समझ में आया। दिस एक्ट इज नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म, ऑफिशियल मेजोरिटी होगी 16 से 60, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट यूनिफॉर्म, मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में छेड़छाड़ हुई है, पहली बार, देखो अभी तक 4 शुरू से 4 चली आ रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो छेड़छाड़ हो रही थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक नहीं हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार छेड़छाड़ हुई और पहला इंडियन इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको लॉ मेंबर ऑथराइज किया गया कि अभी आप लॉ का कानून का वो संभालो, ठीक है, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी मुसलमानों को, ठीक है, मुस्लिम मेंबर कैन बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम पीपल, ठीक है, and this act legalized the communalism and that's why Minto is known as the father of communal electorate, ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब आ गया सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है सर, दिस एक्ट इज नोन एज मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग कौन है, चेम्सफोर्ड कौन है, बताया था ना, पहले वाला कौन होएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दूसरे वाला कौन होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखना आपने। तो मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि अभी हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेंगे, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली बनेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे कि अभी इसमें क्या चीज कर दी थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेपरेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट बना दिए, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया, एक रिजर्व सब्जेक्ट बना दिया, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डायरकी, यानी डबल रोल, जो कि अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था, याद रखना सर आपने। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेपरेट प्रोविंस, जिसमें क्या कर दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट
सब्जेक्ट दे दिए कि सब्जेक्ट समझते हो ना, जैसे सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। तो इसी तरह इनकी ये बना दी कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट आपके अलग से हैं, ठीक है। ट्रांसफर और रिजर्व, ठीक है, कि ट्रांसफर माने कि सपोज आपने कोई डिसीजन लिया, वो फर्दर आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और रिजर्व तो हमारे पास रिजर्व है ही है, समझे। इसको बोला गया डायरकी। डायरकी मींस डबल रूल सॉरी, ठीक है, कि मतलब नीचे एक तरह धोखा दे रहे थे, ये लोकल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे थे कि एक तरफ से उनको दिखा रहे थे कि हम लोगों ने आपके लिए सेपरेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया, लेकिन सारी अथॉरिटी इन्हीं के पास थी। दो सब्जेक्ट बना दिए, ट्रांसफर और रिजर्व, ठीक है, कि कुछ सब्जेक्ट के ऊपर तो रिजर्व मतलब वाइसरॉय इंडिया की अनुमति मिलेगी तभी वो क्या कहते हैं लागू होंगे, ठीक है। और कुछ ट्रांसफर बना दिए कि जिनको आप ओके करोगे वो फर्दर जाएंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास साइन होने के लिए, मतलब बेवकूफ बना दिया। तो डबल रूल कहते हैं, जो कि अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। इसमें अभी इंट्रोड्यूस हुई बाईकैमरलिज्म, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव। बाईकैमरलिज्म मतलब समझते हो ना, दो हाउस, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, समझ गए। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अभी थी, इट इज रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है ना, अपर हाउस लोअर हाउस बन गया। क्योंकि अभी तक क्या थी, आपने क्या पढ़ा था, वाइस राय, यार ये माउस का ना कुछ करना पड़ेगा, वाइस राय ऑफ इंडिया के नीचे क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और एक थी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यार क्या यार ये माउस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी पीछे एक मेंबर इंट्रोड्यूस किया था, यानी 4+1, और वो पहला कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेकिन बाईकैमरलिज्म नहीं है। बाईकैमरलिज्म तो तभी होगा ना, दो हाउस होंगे, ठीक है ना। तो बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ 1919 में, ठीक है। 9 है, 9 को उल्टा कर लो इस तरफ उल्टा करना, कहीं उस तरफ करके डिसेंट्रलाइजेशन ना बना देना। तो 9 को उल्टा उल्टा करके बी बन जाएगा, ओके। बाईकैमरलिज्म यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो हाउस आ गए, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की अभी एक्सटेंशन कर दी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया कब था पहले, और किसके लिए आया था, किसके लिए आया था, और कौन से एक्ट में आया था, 1909 में। किन के लिए आया था, किस पर्टिकुलर, हाँ मुसलमानों के लिए आया था। लेकिन इस एक्ट में 1919 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन कर दी, यानी कि अभी सिखों के लिए भी वो कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और यूरोपियंस के लिए। सर याद रखना, बच्चों को ना जनरली सिख याद रहता है, ठीक है, या क्रिश्चियन याद रहेगा, एंग्लो इंडियंस किसी को नहीं याद रहता है। एंग्लो इंडियंस के लिए भी किया और यूरोपियंस के लिए भी किया, जो कुछ यूरोपियंस इंडिया में आके रहने लग गए थे, उनके लिए भी कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सिखों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, याद रखना सब, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगी, ठीक है, जो कि कब बनाएगी, 1926 में, फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। याद रखो सर, यूपीएससी की एक तरह से नींव रखीगी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में, फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। इट सेपरेट द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जब सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए इन्होंने तो बजट भी अलग अलग होगा, ठीक है। प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट से अलग हो गया, यानी कि इट ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, यानी प्रोविंसेस को कह दिया, ये जो छोटे मोटे प्रोविंसेस थे, कह रहे यार तुम लोग अपना बजट बनाओ, जाओ तुम ऐश करो, ठीक है ना, और हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एक अलग से नया ऑफिस बना दिया लंदन में, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये पूछ सकता है, जनरली बच्चे ना ऐसा पॉइंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे पॉइंट्स से क्वेश्चन आ जाता है। तो पूछ लेगा कि नया ऑफिस लंदन में कब बना था, 1919 में, ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इट अपॉइंट स्टेचुटरी कमीशन, एक स्टेचुटरी कमीशन बनी अलग से, ठीक है। स्टेचुटरी मतलब क्या होता है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनी हो, ठीक है। इट इंक्वायर एंड रिप्रेजेंट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years, ठीक है। इंक्वायर करेगी, रिप्रेजेंट करेगी ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years, ठीक है। सॉरी, रिप्रेजेंट नहीं है, ये रिपोर्ट है, ठीक है। इंक्वायरी करेगी किस एक्ट की, 1919 एक्ट की इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट देगी उसके काम की 10 साल बाद, ठीक है।
और 10 साल बाद वो कौन सी कमीशन थी जिसने रिपोर्ट दी थी 1919 की, बताने वाले की बहुत ज्यादा इज्जत, साइमन कमीशन। वेरी गुड, साइमन लिखना था, सिंपल लिख दिया भाई साहब ने जल्दी में। तो 1929 में आना था, वैसे एक्ट के अकॉर्डिंग उसको 1929 में आना था, लेकिन वो कायदे के हिसाब से 2 साल पहले आ गई, यानी 1927 में आ गई। ठीक है, तो इसके साथ सर हमारा ये एक्ट्स का सिलसिला अभी यहीं पे स्थगित होता है, यहीं पे खत्म होता है। हम लोग इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, आप मेरे को टाइम दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। और आप लोग अगर मंडे को आए तो हम लोग मंडे को हम लोग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये अभी क्या रिव्यू है अपना, ये समझ आ रहा है सभी को? एक्ट्स वगैरह इस तरह समझ आ रहे हैं, सही चल रहा है, मतलब अपना सही लय पकड़ी है, ऐसे ही चलने दें, हिस्ट्री कवर हो जाएगी, बिलीव मी। ठीक है।